नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। दलित युवकों के डंडों से पिटाई, दलित लड़की के साथ रेप, दलितों के मंदिर में घुसने पर रोक, जातिगत उत्पीड़न और भेदभाव की ऐसी खबरें अब नई नहीं लगती। पिछले दिनों हाथरस में एक दलित युवती के साथ कथित गैंगरेप और हत्या के मामले में जबरदस्त तूल पकड़ा। इसके बाद दलितों के उत्पीड़न पर सवाल उठने लगे। बात यह भी कही गई कि आजादी के 73 साल के बाद भी दलित समानता के लिए अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। हर साल कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि दलितों के खिलाफ हिंसा की कहानी को बयां कर देती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कट्टरपंथियों ने दलितों पर अपने हमलों को तेज कर दिया है। खासकर से पश्चिम यूपी में दलित कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं। दलितों पर हमले की सुनियोजित साजिश को लेकर के अब योगी सरकार के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। सरकार ने दलितों पर बुरी नजर डालने वालों को तत्काल सलाखों के पीछे पहुंचाने के निर्देश पुलिस को दिए हैं। लेकिन लखीमपुर, उन्नाव, मुरादाबाद, मेरठ और गाजियाबाद में एक के बाद एक दलितों पर कट्टरपंथियों पर सुनियोजित हमले से लोग सकते में आ गए। अब पश्चिमी यूपी में दलित परिवार के साथ मारपीट करके उन्हें गांव के बाहर खदेड़ने की साजिश भी सामने आई। इसमें 21 अक्टूबर को मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके में पप्पू वाल्मीकि को हली खरीदने के दौरान जिलानी और मुजम्मिल नाम के दो युवकों ने जाति सूचक शब्दों से सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया, डरा धमकाकर उनको भगा भी दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्नाव में भी दलित के प्रति कट्टरपंथियों की नफरत सड़क पर दिखी है, जहां पे नाली साफ करने का पैसा मांग रहे दलित परिवार को कट्टरपंथियों ने घेर कर पीटा और गांव छोड़कर भाग जाने की धमकी तक दे दी। इससे पहले भी 11 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में कट्टरपंथियों का कहर दलितों के ऊपर जमकर टूटा था, जहां पर मितौली तहसील के खुर्रम नगर गांव के दलित रंजीत भार्गव को गांव के दबंग मोहम्मद लतीफ ने अपने दर्जन भर साथियों के साथ मिलकर लहूलुहान कर दिया था और बाद में घर में आग लगाकर परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश भी की थी। अब प्रदेश में दलितों पर बढ़ रहे हमलों को सुनियोजित साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। दलितों पर हमले के जरिए जहां एक तरफ योगी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र हो रहा है, तो फिर वहीं यूपी को सिलसिलेवार जातीय और सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकने की कोशिश भी हो रही है। जानकार ऐसा ही कहते हैं। अब जानकारों की माने तो दलितों पर बढ़ते अत्याचार के पीछे खुद का राजनीतिक अस्तित्व तलाश रही राजनीतिक दलों का भी अपनी राजनीतिक अस्तित्व को खो चुकी राजनीतिक पार्टियां भी इसके पीछे हो सकती हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि कट्टरपंथियों के निशाने पर आखिर ये वाल्मीकि समाज क्यों है और क्या किसी षड्यंत्र का शिकार हो रहा है वाल्मीकि समाज? ये भी अपने आप में बड़ा और अहम सवाल है। तो आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ हम करेंगे आज की बड़ी बहस। तो बड़ी बहस में आज हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार पर आपको इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए आगजनी का मंजर, सुनिए गरीब परिवार के लोगों की चीख पुकार। वाल्मीकि समाज के गरीब परिवार पर धर्म विशेष के इन कट्टरपंथियों का कहर बरपा है। कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर धर्म विशेष के दबंग इनके घर पर धावा बोलते हैं। हाड़-तोड़ मेहनत से बने इनके इस आशियाने को तहस-नहस करते हैं, आग के हवाले कर डालते हैं, मारपीट करते और गालियां देते हुए आराम से चलते बनते हैं। लखीमपुर खीरी की यह तस्वीर उस स्याह सच को उजागर करती है जिसे लेकर सेक्युलरिज्म का लबादा ओढ़े कोई भी संगठन या व्यक्ति आवाज उठाने से कतराता है। मितौली तहसील के ग्राम पंचायत खुर्रम नगर में वाल्मीकि समाज के रंजीत भार्गव को गांव के ही दबंग मोहम्मद लतीफ ने अपने एक दर्जन समर्थकों के साथ हमला बोल दिया, मगर इस मसले पर फिलहाल कोई हाय तौबा सुनाई नहीं दे रही। लखीमपुर खीरी के अलावा उन्नाव में भी धर्म विशेष के लोगों ने वाल्मीकि समाज को निशाना बनाया। यहाँ पर नाली साफ करने का पैसा मांगने पर एक वाल्मीकि परिवार को बुरी तरह से मारा पीटा गया और गांव छोड़ने की धमकी दी गई। थाना सफीपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 337/2020 धारा 145, 323, 504 T2 SC/ST एक्ट के अंतर्गत नामित मुलजिम खलील और उस्मान को गिरफ्तार कर आज जेल रवाना किया जा रहा है। इस मुकदमे अपराध संख्या से नामित अन्य मुलजिमों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर रिहा किए जा रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार कर जेल। मेरठ में भी कट्टरपंथियों का कहर वाल्मीकि समाज के लोगों पर बरसा। यहाँ भी जाति सूचक गालियां देने और जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 पर इनाम की घोषणा की गई। वहीं मुरादाबाद में भी एक वाल्मीकि समाज के शख्स पर जाति सूचक ताना मारकर बेइज्जत किया गया।
जनपद मुरादाबाद, थाना क्षेत्र भोजपुर, ग्राम हटहट में वादी श्री पप्पू की तहरीर पर 323-504 SC/ST एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें 2 अभियुक्त नामजद थे। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और शेष वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वादी को समुचित सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश में पहले जातिगत दंगा कराने की कवायद की गई। तमाम हंगामों के बीच दलित समाज के लोगों को मुस्लिम समाज के दर्द से जोड़कर एका बनाने के लिए भी कुछ संगठनों ने कोशिश की। लेकिन अब जब हर तरफ वाल्मीकि समाज पर खास संप्रदाय के लोगों के हमले हो रहे हैं, तब आवाज उठाने वाले लोग चुप्पी साधे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो चलिए, इस रिपोर्ट को हमने आपको इसलिए दिखाया ताकि जो अभी हालिया घटना है वो आपके संज्ञान में आ जाए और क्यों हम ये कह रहे हैं कि आखिर इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उसमें इजाफा देखने को क्यों मिल रहा है और आखिर अब कट्टरपंथियों के निशाने पर ये वाल्मीकि समाज क्यों है, ये एक सबसे अहम और बड़ा सवाल है। क्योंकि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी अगर ये सवाल उठ रहा हो तो इस पर चर्चा भी जरूरी है। आज बड़ी बहस पर इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रमोद जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। लालजी निर्मल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेयरमैन हैं यूपी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से। लालजी निर्मल, आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनोज मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और जुगल किशोर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाल्मीकि समाज से हैं। जुगल किशोर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लालजी निर्मल जी, आपसे आज मैं शुरुआत करूंगा इस चर्चा की। हम लोग जो इस वक्त मौजूदा घटनाक्रम को देख पा रहे हैं या जो तमाम घटनाओं का जिक्र अभी हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में भी किया है, हम लोग हाल में देख रहे हैं कि ये जो घटना है उसमें बड़ी तेजी के साथ इजाफा देखने को मिल रहा है। इसको कैसे देखा जाए, इसके क्या मायने समझे जाएं और क्या ये माना जाए कि सुनियोजित तरीके से ये जो घटनाक्रम है इसको अंजाम दिया गया है या कुछ और वजह देखते हैं? लालजी निर्मल। देखिए आयुष जी, ये जो घटनाएं हो रही हैं ये लगातार एक ही तारतम्य में हो रही हैं। आप देखिए, 21 अक्टूबर को मुरादाबाद में घटना हुई, 16 अक्टूबर को मेरठ में हुई, 19 अक्टूबर को उन्नाव में हुई, 11 अक्टूबर को लखीमपुर में हुई और सभी घटनाओं में लगभग एक ही प्रकार की टिप्पणी, भंगी होकर के, भंगी शब्द का इस्तेमाल किया गया, जाति सूचक गालियां दी गई, घर पे अटैक किया गया। एक ही प्रकृति की घटनाएं हुई हैं। कुछ लोग हैं जो कि वाल्मीकि समाज को सरकार के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, देश में जातीय दंगा करना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन लोग हैं ये, कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं? ये लोग हैं जो मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी से घबराए हुए लोग हैं। ये वे लोग हैं जो अतीक अहमद की गिरफ्तारी से उनके ऊपर जो उनका काला साम्राज्य ध्वस्त हो रहा है, उनके समर्थक लोग हैं। जो धारा 370 की समाप्ति हुई और कश्मीर से वाल्मीकियों को आजाद किया गया, यह धारा 370 के विरोधी लोग हैं। CAA के विरोधी लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि दलितों का उत्थान हो, और यह आजम खान के लोग हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, आजम खान जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोधी है, आजम खान जिसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भूमाफिया कहा, उसके समर्थक लोग हैं। यह सब एक सुनियोजित, आयुष जी, यह सब एक सुनियोजित साजिश है सरकार को बदनाम करने के लिए। दलितों का जो आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है, जो सामाजिक सम्मान मिल रहा है, उसके खिलाफ एक गंभीर साजिश है जिसको, चलिए, आप बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं और मैं तो चाह रहा हूं कि अगर आप इतनी बात और इस बात को इतने जोरदार तरीके से कह रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं तो जाहिर बात है आपके पास बहुत सारे साक्ष्य होंगे और मुझे लगता है फिर इस पर तो कार्रवाई हो जानी चाहिए। प्रमोद तिवारी जी, षड्यंत्र रचा जा रहा है और साजिश के तहत अगर ये घटनाएं हुई हैं तो इस पर लगाम और अंकुश लगाने का काम भी आप लोग का है। साजिश कैसे हो जा रही है आप लोग के समय में?
प्रमोद तिवारी जी। आईसी बात करते हैं, इस प्रकार की घटनाएं हो रही निश्चित तौर से दुर्भाग्य से, और इस प्रकार की घटनाओं के सख्ती के साथ हमारी सरकार जिसे भी सख्ती के साथ देखा गया है। अगर किसी भी प्रकार से इन सारी घटनाओं के अंदर किसी ने भी षड्यंत्र करने का या किसी भी ग्रामीण के हिसाब से जो चीजें की जा रही है वो बचने वाला नहीं है। कोई सभी लोगों को पर्दे की स्थिति से ठीक क्या दिलाया जाएगा, और निश्चित तौर से किस प्रकार लोगों में समाज का माहौल खराब करने का काम अगर किया है, कोई भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए, समाज में समस्या होनी चाहिए। निश्चित तौर से सब चीजों का जो निरंतरता है समस्या के साथ समाज में सद्भाव कायम रहना चाहिए। मनोज मिश्रा जी, आप इसको कैसे देखेंगे, क्योंकि दोनों ही तरफ से ये बात कही जा रही है। लालजी निर्मल जी भी इसी बात को कह रहे हैं और वही बात बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि जो साजिश में शामिल होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये सारे षड्यंत्र बीजेपी के साथ ही क्यों हो रहे हैं, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर षड्यंत्र है तो उसको फिर ट्रैक क्यों नहीं किया जा रहा है, उसको तोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। मनोज जी। आयुष जी, बड़ी मजे की बात है कि देश की आजादी के बाद संविधान और संविधान में पिछड़े और दलितों को दिए जाने वाले सम्मान या ये कहिए उनके लगातार उत्थान को लेकर के सारी सरकारें चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की बड़े बड़े दावे करती रही। चश्मे बदल जाते हैं जब आप सत्ता में होते हो या आप विपक्ष में होते हो। दलित उत्पीड़न को लेकर के या चाहे SC/ST की बात कर ले, चाहे दलित महिलाओं से जुड़ी हुई बात कर ले, ये मामला कम से कम मीडिया के द्वारा नहीं छुपता है। मीडिया इसको प्राथमिकता पे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सरकार के और प्रशासन के संज्ञान में लाता है। लेकिन कहीं की जैसे अभी हमारे मित्र आजम खान या बाकी लोग इस चर्चा बात जिक्र कर रहे थे, भाई अगर आजम खान चलिए अभी वो जेल में, लेकिन आजम खान के पार्टी के प्रवक्ता या बाकी से बात करिए तो उनसे ज्यादा दलित का कोई भला या दलित का बेहतरी कोई नहीं कर सकता। दलितों की बेहतरी के दावे हमेशा सभी सरकारें करती रही हैं और निचले पायदान पर शासन प्रशासन भी कोशिश करता है उनको न्याय दिया जाए। लेकिन होता क्या है आयुष जी, समाज में कहीं न कहीं विभिन्नताओं को लेकर के जो एक मानसिक सोच बनी हुई है, जैसे अभी आप वाल्मीकि समाज की बात कर रहे थे, कानपुर की बात कर रहे थे, मेरठ की बात कर रहे थे, या पूरे प्रदेश में किसी न किसी कोने में आए दिन दलितों पर कुछ न कुछ इस तरीके की टिप्पणियां होती रहती हैं, चाहे जाति सूचक हो, चाहे व्यक्ति सूचक हो, या उनके कार्यों को लेकर के। मुझे लगता है कि जिनकी भी सरकार है या जो भी संविधान के रक्षक है या शासन प्रशासन की बात कर ले, उनके लिए बड़ी बड़ी बातें करना। आपको याद होगा 91 के बाद जब बहुत सारी चीजों में बदलाव आया, कांशीराम जी BS4 को लेकर के लंबा आंदोलन खड़ा किए क्या, लेकिन जो उनके नेता उनके बीच से चुन करके कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने दलितों के, जबकि अगर हम रेशियो की बात कर लें 2017 के बाद, 2017 से पहले, 2012 से पहले, तो हमेशा इन पर अत्याचार होता रहा है। और इन्हीं के वर्ग के लोग जो इनसे कहीं न कहीं वो वित्तीय स्थिति में या शासन प्रशासन के ऊपर चले जाते हैं, भी इनकी मदद नहीं करते हैं। आयुष जी, मुझे लगता है कि जो नियम बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया हुआ है दलितों के लिए, अगर उसका अनुरूप कहीं न कहीं किसी तरीके से लागू कर दिया जाए तो ये समाज ऊपर उठ जाएगा। और हमारे आपके साथ वैचारिक उठने बैठने में तो वो चीजें दूर करना, समाज की एक जो विसक्ति उसको ठीक करना पड़ेगा और सबका दायित्व है। ठीक है, मैं मनोज जी आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन जुगल किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाल्मीकि समाज से हैं। जुगल किशोर जी, मैं आपसे भी ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि जब भी हम लोग चर्चा करते हैं, खासतौर से पिछले 2 दिनों से कुछ ऐसा ही विषय जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जुगल किशोर जी, क्या मौजूदा दौर के अंदर जो सरकार है वो आप लोगों का ख्याल रख रही है, आप लोगों को सही तरीके से जो तमाम योजनाएं हैं उसका जो आप लोगों को फायदा मिलना चाहिए वो मिल रहा है? मेरा पहला सवाल ये बताइएगा। दूसरा ये बताइए कि क्या ये बात आप मानते हैं कि साजिशन या फिर षड्यंत्र रचकर भी आप लोगों को कहीं ना कहीं अपमानित करने की कोशिश होती है, या इसके पीछे आप वजह यही देखते हैं कि जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं वो अभी बदली नहीं है, सरकारें जरूर बदलती हैं लेकिन आप लोगों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नजर नहीं आता? जुगल किशोर जी, आपका मैं इस पर जरूर प्रतिक्रिया चाहूंगा। नहीं आयुष जी, आपने बहुत अच्छी विषय रखा है और मुझे ज्यादा घुमाना फिराने की जरूरत नहीं है। जो आपका सब्जेक्ट है बिल्कुल सीधा जवाब है उसका। ना तो उसका जवाब पाने के लिए पाकिस्तान जाने की जरूरत है, ना तो आतंकवाद की तरफ जाने की जरूरत है। देश की समस्या है, देश के नागरिक हैं वाल्मीकि समाज, और उनके लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं
भाई हम भी तो इस देश के नागरिक हैं जी। हमें भी तो जीने का अधिकार है, हमें भी तो मूल अधिकार चाहिए। लेकिन दुख होता है आप जैसे सब लोग सारे समाज के जितने भी हैं, पहले भी सरकारें थी, पहले भी व्यवस्थाएं थी, कहीं आपने सुना था जिस तरह से आज अत्याचार हो रहा है? आपके सामने है हाथरस की घटना, किस तरह एक वाल्मीकि बेटी के साथ जघन्य अत्याचार हुआ, उसको तोड़ा गया, मरोड़ा गया, उसकी जबान काट दी गई और फिर उसके परिवार को उसका शव नहीं दिया गया। इससे बड़ी शर्म की क्या व्यवस्था है कि ये उत्तर प्रदेश कहां सरकार न्याय कर रही है? जिसको न्याय देना था जिलाधिकारी, वो खुद उस परिवार को इतना प्रताड़ित किया उसने। उसके पिता उसके पैर छू रहे थे कि मेरी बेटी का शव दे दो, इस जिलाधिकारी ने उसकी छाती पे लात मारा और वो दूर जाके गिर गया। पूरे एक दिन वो पिता बेहोश रहा, उसकी माँ उसकी भाभी पुलिस अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ा रही थी। आप सबने देखा। मैं बधाई देता हूं आपको, सभी मीडिया बंधुओं को, कि आपके द्वारा कम से कम समाज में इस व्यवस्था की तस्वीर गई कि वैसे तो बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, पढ़ाओ बेटी, लेकिन जब दलित की बेटी आएगी तो उसके साथ ये अत्याचार होगा। मान्यवर, मुझे कष्ट होता है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सारे समाज की रक्षा करना, पक्षपात नहीं करना, लेकिन आप स्वयं भली भांति जानते हैं वो डीएम आज भी उस कुर्सी पर बैठा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस डीएम के ऊपर। हम किससे न्याय मांगे? अगर हम इसी तरह प्रताड़ित होंगे आयुष जी, तो हमारे पास और कौन सा चारा बचता है? चलिए, अब आपकी बात का मैं जवाब ले लेता हूँ। लाल जी, निर्मल जी भी हमारे साथ हैं और बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, वो दोनों ही जवाब देंगे। निर्मल जी, भाई जवाब दीजिए। आप तो कह रहे थे कि ये तो मुख्तार अंसारी और आजम खान के लोग हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं। तो ये वाल्मीकि समाज के जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, भार्गव जी, जुगल किशोर जी, वो खुद बता रहे हैं इस बात को, वो खुद कह रहे हैं कि देखिए उनके साथ क्या हो रहा है। अब इसका क्या जवाब है? इसमें क्या षड्यंत्र है? देखिए आयुष जी, जो हाथरस की घटना है, हाथरस की घटना पे एक लंबी डिबेट हो चुकी है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, नहीं मिला और जो भी लोग इसमें लिप्त थे उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई हुई है। डीएम आज भी और प्रकरण की डीएम के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है और उस पर किसी टिप्पणी की जरूरत इस समय नहीं है। कोई कार्रवाई होती, सवाल यह होता। यहाँ पे मुख्य विषय है कि वाल्मीकि समाज के ऊपर नहीं, ये गलत बात है जुगल किशोर जी, गलत बात है। आप बात को दबाने की कोशिश, आप अपनी बारी का इंतजार करिए, जुगल किशोर जी, गलत बात है। ठीक है, जुगल किशोर मैं जुगल जी से बात कर रहा हूँ, प्रोटेक्ट करना चाहते हो। निर्मल जी, मैं आ रहा हूँ, समाजवादी निर्मल जी, मैं आ रहा हूँ, आप गलत कर बोल रहे हो। निर्मल जी, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड आप थोड़ा सा शांत रहे। जुगल किशोर जी, आप देखिए, मैंने आपको पूरा समय दिया, थोड़ा सा शांत हो जाए क्योंकि सबका वर्जन पता चलना यहाँ पे जरूरी है और आपके हक की बात हो रही, तो मैं चाहूंगा कि धैर्य से थोड़ा सुन लें, देखते हैं क्या कह रहे हैं। निर्मल जी, सवाल ये है, ठीक है कि उस विषय पर हम लोगों ने बहुत चर्चा की, उसको लेकर के जांच अभी भी है, इंतजार है, हम लोग तो इंतजार कर ही रहे हैं कि भाई न्याय हो जाए। लेकिन ये बताइए कि ये जो घटनाएं हैं इसमें अगर वृद्धि हो रही है तो कमी तो आपकी तरफ से भी हो रही होगी ना, कि अगर कोई जा करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दे, बरगला दे लोगों को। अभी पीछे हम लोगों ने कल परसों भी देखा कि किस तरीके से पैसे दे करके धन परिवर्तन तक की बातें आई। तो ये कमियां आप लोगों की तरफ से क्यों हो रही और क्यों इस समाज को आप लोग जो मुख्य धारा है उसमें शामिल नहीं कर पा रहे हैं, उनको विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं? क्यों आसान हो जा रहा है षड्यंत्रकारियों के लिए इतना? इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, हाँ आयुषी, ऐसा है, ये जो गाजियाबाद में जो धर्म परिवर्तन हुआ है, ये धर्म परिवर्तन है ही नहीं है, यह बिल्कुल से फ्रॉड किया गया है। उन लोगों को बहका करके सिग्नेचर करा लिए गए हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ निर्मल जी, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप तो आयोग के चेयरमैन हैं। मुझे बताइए कि अगर आपकी व्यवस्थाएं निर्मल जी, आपकी योजनाएं, निर्मल जी, अगर आपकी योजनाएं इन लोगों को सही तरीके से मिल रही होती और ये लोग आश्वस्त होते कि हाँ आप लोग इनका ख्याल रख रहे हैं, तो कोई बरगला नहीं सकता है।
इसका मतलब आप लोग केवल कहते हैं, करते नहीं है, इसलिए इतना आसान है। नहीं, आयुष जी आप मेरी बात तो सुनिए। आप मुझे बात रखने का अवसर तो मिलिए उनको। जुगल किशोर वाल्मीकि को खामोश करिए, चुप करिए उनको। जुगल जी नहीं बोल, बात तो सुनिए, पूर्वक सुन रहे हैं, आप अपनी बात देखिए, जल्दी रखें। हम लोग देखिए दलित एक्टिविस्ट हैं और शुरू से दलित उत्पीड़न पर हम लोग लगातार अवेयर रहे हैं। और ये जो गाजियाबाद में घटना हुई है उसमें लोगों ने जो षड्यंत्र किया है उनके खिलाफ FIR हुई है, उनकी गिरफ्तारी होगी, लोगों को बरकराया गया है। और जो हाथरस की घटना की बात कर रहे हैं उसमें अब CBI जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने साफ साफ कहा है कि महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न करेगा, दलितों के खिलाफ जो उत्पीड़न करेगा, उसको ऐसी सजा दी जाएगी कि उसकी पीढ़ियां याद रखेंगी। और सबसे ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है आयुष जी, मुख्यमंत्री जी आखिर दलितों के ऊपर ये उत्पीड़न मुख्यमंत्री जी को निर्देशित करते हैं, लेकिन क्या वो हो रहा जमीन है? पर कितना फलीभूत होता है इसको लेकर के रोज हम लोग चर्चा करते हैं। प्रमोद जी, क्या राजनीति के अंदर जब सत्ता में आते हैं तो चश्मा बदल जाता है, विपक्ष में रहते हैं तो सबको याद आते हैं, ये दलित, ये अनुसूचित जाति के लोग या फिर ये वाल्मीकि समाज के लोग सबको याद आते हैं, लेकिन जब सत्ता आती है तो आप ही लोग समझ नहीं पाते कि इनका कल्याण कैसे करना है। और अगर कर रहे होते तो मुझे लगता है कि जुगल किशोर जी इतनी बातों को यहाँ पर नहीं कहते। प्रमोद जी, ये कैसे सबका साथ और सबका विकास है? समझने का विषय है कि कभी भी सत्ता में आके हमारा कोई बदलता नहीं है। हम अगर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, इसको करने का करने का भी अपनी तरफ से सख्त प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसा जुगल किशोर जी ने हाथरस की घटना को उल्लेख किया तो प्रशासनिक कार्रवाई भी की गई है। वहाँ पर जिस प्रकार की कमियां त्रुटि देखी गई, उन्होंने कहा कि CM की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जैसा कि निर्मल जी ने बता रहे हैं कि वहाँ पे अभी CBI की जांच चल रही है। थोड़ा सा अगर धैर्य रखें और जैसे जांच की अभी आ जाती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतना धैर्य हमें रखना पड़ेगा। हो सकता है कोई किसी प्रकार की किसी के साथ अनुचित कार्रवाई न हो जाए, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी सरकार ने कभी भी स्वयं दर्जे का व्यवहार करने का प्रयास नहीं किया। अगर कहा कि सबका साथ सबका विकास करने का अपने प्रयास किया है और इसी चीज को फॉलो करने का भी प्रयास कर रही है माननीय योगी आदित्यनाथ जी। प्रमोद जी, आपकी ऑडियो मुझ तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही है। मैं दोबारा से कोशिश करता हूं कि आपकी ऑडियो एक बार फिर से स्पष्ट आए, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं ये थोड़ा स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मनोज जी, आप अभी सुन रहे थे जुगल किशोर जी की बात को और आपने शुरुआत में भी इस बात का जिक्र किया कि जो चश्मे हैं वो बदलते हैं जब सत्ता में आते हैं। क्या ये मान के चला जाए, क्योंकि जिस षड्यंत्र की बात कही जा रही है वो षड्यंत्र दरअसल जब लोग सत्ता में होते हैं तभी उनको नजर आता है? मनोज जी, नहीं, आयुष जी, दरअसल क्या है कि अगर मैं सीधे मुद्दे की बात करूं, NCRB की रिपोर्ट या उनका मैं कैलकुलेशन करूं या कंपेयर करूं तो 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2012 से 2017 या 17 से 2020 हमारे मित्र जो भी लोग पार्टी प्रवक्ता अपने अपने पार्टी के पक्ष रखने के लिए बात कर रहे हैं, दरअसल सबको चिंता है। मुझे लगता है देश की आजादी के बाद राज्य स्तर पर और दिल्ली में बैठे लोगों को, दलितों को बहुत चिंता है, लेकिन सबकी चिंता मूर्त रूप लेकर के जमीन पर क्यों नहीं उतरती है? इतने लोग अगर चिंता करते हैं कि दलितों पर अत्याचार नहीं हो, उनकी बेटियां सुरक्षित रहें, उनका घर सुरक्षित रहे, उनके साथ अपमानजनक कोई टिप्पणी नहीं हो, वो और तो लेकिन उसके बावजूद भी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। आयुष जी, होता क्या है, मैं आपको बहुत सीधी शब्दों की बात करूं, अंतिम पायदान में बैठे या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मैं बार बार संविधान का जिक्र इसलिए करता हूं कि संविधान में ही इनको बहुत सारी चीजें ऐसी दी गई हैं जिनका अनुपालन अगर ये बैठी सरकारें कर लें तो कोई भी आदमी इनके साथ कुछ भी करने से 10 बार डरे। लेकिन चश्मे बदल जाते हैं जब आप विपक्ष में होते हैं, आपके सवाल दूसरे होते हैं, पक्ष में होते हैं, फिर आप बात करने की कार्रवाई करते हैं। हाथरस की घटना की अगर जिक्र सब लोग कर रहे हैं तो देखिए, हाथरस की घटना और हाथरस जैसी जो भी घटनाएं हैं, बलात्कार, हत्या, जघन्य हत्या, ये निहायत निंदनीय है। उसमें दलित और सवर्ण करके अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है उस पीड़िता के परिवार के साथ न्याय मिलने में कहीं न कहीं परेशानी होगी। सरकार ने अगर CBI जांच की तो हमको इंतजार करना चाहिए। इसके अलावा मैं आयुष की बात जिक्र कर रहा हूँ, प्रदेश के जिलों में अन्य जगहों पर आए दिन इन दलित की बेटियों के साथ में, बहुओं के साथ में
या मनुष्य के साथ में कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं और घटती रहती इसी समाज के अंग से। ठीक है मनोज जी, बिल्कुल सीधा सा सवाल पूछूंगा, चर्चा में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मनोज जी मुझे ये बताइए, बहुत सीधा सा सिंपल सवाल ये है, क्योंकि सबका साथ सबके विकास की बात हो रही है, बात तो यहाँ पर दोनों लोग पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, कोई और विपक्षी पार्टी यहाँ पर मौजूद है नहीं। मुझे ये बताइए कि जो बात सरकार कह रही है, क्योंकि आपके पास तो एक लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, इन तमाम तबकों के बीच में भी जाके पत्रकारिता आपने करी और आपने देखा कि इनकी स्थितियां क्या थी। क्या सबका साथ सबका विकास होता हुआ आपको नजर आया, या फिर हम ये मान के चलें कि जो बातें पहले पार्टियां कहती रही वैसे भी ये भी एक बात कही गई, इसका कोई असर खास नजर आ नहीं रहा दरअसल समाज के ऊपर? क्या मानते हैं आप इस बात को मनोज जी? आयुष जी मैं कह रहा हूँ जब तक सामाजिक परिवेश में इस बात का बदलाव नहीं आएगा, हमारी सोच नहीं बदलेगी। सरकार की नियत में मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, जो लोग हम अभी रावण भीम की बहन पार्टी बाकी लोग, मैं कह रहा हूँ जो लोग इनके दावे भरते हैं वो ये दावे भरते हैं इनके वोट के लिए, इनके परसेंटेज के लिए, कि कहीं हमारा बहुमूल्य वोट खिसक नहीं जाए। हम कहते हैं वोट की राजनीति से अगर इनके लिए कुछ करने की प्रेरणा डाल लें तो जरूरत नहीं पड़ती किसी की मेहरबानी की। आलोक जी, राजनीति इसमें शामिल है, प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, इसलिए आपको छोटे छोटे मुद्दे बहुत बड़े करके दिखेंगे। चुनाव जाने दीजिए, फिर दलित अपनी परेशानियों को लेकर वहीं खड़ा होगा, फिर सबको 2022 में याद आएगा, 2024 में याद आएगा। तो ग्राम प्रधान से लेकर के उच्च में सदन के लखनऊ की बात कर लूं या दिल्ली में बैठे बात कर लूं, तो दलितों के लिए योजनाएं बनती पर योजनाओं के एग्जीक्यूशन में और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत फर्क है। और आप इसका डाटा देख लीजिए, वीडियो ब्लॉक स्तर पर देखिए, थाने स्तर पर देखिए, तो आपको नजर आ जाएगा। जुगल किशोर जी, ठीक है, थोड़ा राजनीति से हट गई तर, क्योंकि आप लोगों की ही बात हो रही। मुझे ये बताइए कि क्या कोई सरकार जिसको आप ये कह सकते हैं जिसने सही मायने में आप लोगों के बारे में सोचा हो, या वो ये कहती हो कि हाँ उनका जो काम है, या उसको आप बता सकें कि हाँ इन्होंने बेहतर किया हमारे लिए, कोशिश तो चलिए हुई कि कम से कम आप लोग मुख्यधारा तक पहुंच जाए, क्या कोई समाज या कोई सरकार? जुगल किशोर जी। आयुष जी, मेरा सीधा कहना, देखिए सरकारें बनती हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन समाज का जो सबसे कमजोर तबका है, विशेषकर दलित समाज, इनके लिए योजनाएं, भाई साहब ने अभी जो कह रहे थे, हकीकत है कि योजनाएं तो बनती हैं लेकिन धरातल तक नहीं पहुंच पाती, और धरातल तक पहुंचने में इतनी विसंगतियां हैं। जिन व्यवस्थाओं को देखने वाले आला अधिकारी बैठे हैं। नहीं जुगल किशोर जी, यही तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। देखिए, आप लोगों के नाम पे राजनीति तो सब करते हैं, कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने नाम पर ही राजनीति करके सत्ता के शिखर तक को पाया है। क्या वो पार्टियां भी या उसके नेता भी आप लोगों का भला कर पाए? क्योंकि योजनाओं को तो बनाया गया, हम लोगों ने खूब देखा है, लेकिन भला कौन कर पाया आपका, मुझे ये बताइए। आयुष जी, मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए, कोई काम अगर करेगा तो लोग उसको जानेंगे जरूर। मैं एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारा वर्ग नगर निगम नगर पालिकाओं से जीविका से जुड़ा हुआ है। पूरे प्रदेश की साफ सफाई का जिम्मा भी हमारे समाज के सफाई कर्मचारी लोग करते हैं। इतने अल्प वेतन में वो अपना परिवार पालने को मजबूर हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, अपने बच्चों की वो दवा नहीं ला सकते। आपको जान के ताज्जुब होगा, लखनऊ जो राजधानी है, वहां का एक कर्मचारी मात्र 6,000 रुपए 5,000 रुपए महीने की झाड़ू लगा के अपना परिवार पालने को विवश है। हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते हैं, मांग शासन सरकार तक पहुंचाते हैं, लेकिन कहीं कोई सफलता नहीं मिली। पिछली सरकार आई थी, मुझे कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने संविदा के सफाई कर्मचारी जो 3,000 रुपए पाते थे, उनको 16,000 वेतन, 4 गुना वेतन किया था। और जो ठेके कर्मचारी 2,500 वेतन पाते थे, उनको 7,500 वेतन किया। तो सर, जब अच्छा पैसा मिलेगा तब अच्छी रोटी खाएगा, तब अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाएगा, शिक्षा दिलाएगा। हाँ, ये सरकार वर्तमान की 3.5 साल की सरकार है। कोई भी एक योजना बता दीजिए कि सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज के हित में हो। हम लोग लगातार पूरे शासन तक बात रखी, लेकिन 1 रुपया 3.5 साल में नहीं बढ़ा। हम लोग को दुख है, पीड़ा है कि राजधानी में ये हाल है, प्रदेश के जितने भी जिले हैं सब जगह व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है। दलितों के बारे में, सफाई कर्मचारियों के बारे में, वाल्मीकि समाज के बारे में जितनी भी योजनाएं हैं, वो उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा। चलिए, अब आपने योजनाओं का जिक्र किया तो मैं इसी का भी अब जवाब ले लेता हूं। लाल जी,
मैं चाहूंगा कि थोड़ा जवाब दें, क्योंकि अभी आप तो कह रहे थे कि आपकी तमाम जो योजनाएं हैं वो इन तक पहुंच रही हैं और ये षड्यंत्र हो रहा है, क्योंकि षड्यंत्र के तहत ये सारी चीजें हो रही, इसमें तो कोई षड्यंत्र नजर नहीं आ रहा। बताइए कौन सी योजना का फायदा मिला? देखिए, बिल्कुल आयुष जी, अब देखिए, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के फार्मूले पे चल रही है और जो दलितों की बात है, दलितों की जो बदहाली है, उसका कारण यह रहा है कि इनका आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हो पाया किसी भी सरकार में। कांग्रेस रही आधी सदी तक, उन्होंने कोई भी आर्थिक एजेंडा दलितों के लिए नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी आई, उन्होंने कोई दलितों के लिए आर्थिक एजेंडा नहीं दिया। समाजवादी पार्टी तो दलित उत्पीड़न का पर्याय बन गई। पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने दलितों के लिए आर्थिक एजेंडा दिया। आपको मैं बताना चाहूंगा, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत, जिसमें 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक की योजना है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 10,000 दलित उद्यमी पैदा हुए हैं। 10,000 दलित उद्यमी पैदा हुए हैं, रोजगारी नहीं, उद्यमी पैदा हुए हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के माध्यम से पिछले वर्षों में लगभग 50,000 दलितों को रोजगार से जोड़ा है। और सबसे बड़ी बात, जो ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, आज जाकर के देखिए, आज ग्रामीण अंचल पे जाके देखिए, आज दलितों के पास आवास है, पक्का आवास है, उनके घरों में शौचालय है, उनके घर में बिजली की रोशनी है, आज उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जुगल किशोर वाल्मीकि जी को मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हाथ से मैला उठाने की प्रथा थी इस देश में, जो कि मुगल भारत में शुरू हुई, उसको समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घर घर शौचालय की योजना ने आज हाथ से मैला उठाने की प्रथा पे पूर्ण रूप से विराम लगा दिया है। आज दलितों का सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है, आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है, और जिससे कि राजनीतिक दल घुटन महसूस कर रहे हैं और उसके खिलाफ निर्मल जी की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी ये पिछली सरकार इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं भाई, वो भी तो वाल्मीकि समाज के अगर फायदा मिला होता तो उनको भी मिलता नहीं, तो उनको इसलिए उनको नहीं मिला। मेरी बात सुनिए, अभी वो पिछली सरकार का जिक्र कर रहे थे, पिछली जी, मेरी बात सुनिए, पिछली सरकार का जिक्र कर रहे थे। पिछली सरकार, मैं बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई, अगर दलित विरोध का कोई चेहरा उस उत्तर प्रदेश में रहा तो समाजवादी पार्टी। क्यों? रेवेन्यू कोड बिल बदल दिया, जो दलितों को ग्राम समाज का पट्टा मिलता था, जो पहली प्राथमिकता थी, उसको आपने खत्म कर दिया। उनसे पूछिए, आरक्षण का बिल पार्लियामेंट में किसने फाड़ा था? समाजवादी पार्टी ने फाड़ा था। सारे दलितों की जमीनों पर कब्जे किसने किए? ये समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कब्जा किया था। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में आप उनका देखिए, पदाधिकारियों की सूची देखिए, न कोई जिलाध्यक्ष था, न कोई प्रदेश में पदाधिकारी था। आज भारतीय जनता पार्टी का ढांचा देखिए, ऊपर से नीचे तक, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, चाहे जनपद स्तर हो, दलितों का राजनीतिक सशक्तिकरण हो रहा है, दलितों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है, उनका सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है। और इन लोगों को बेचैनी हो रही है, या बेचैनी है, इसलिए निर्मल जी आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे समझ से मेरी परे है, लेकिन जुगल किशोर जी तो वाल्मीकि समाज से वो कह रहे हैं कि भाई उनका विकास आप लोग नहीं कर पाए, इसलिए उनको बहुत शिकायतें हैं आप लोगों के साथ।
प्रमोद जी, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि भाई योजनाएं और व्यवस्थाएं तो बहुत बनाते हैं, लेकिन अगर जुगल किशोर जी ये कह रहे हैं कि उनको नहीं मिल रहा है, तो बड़ा आसान है कि उनको टारगेट कर लिया जाए और फिर कट्टरपंथियों के निशाने पर आते हैं, तब आप कहेंगे कि ये सब सुनियोजित साजिश के तहत हो रहा है। उनकी जरूरतों को पूरा करना तो आपका ही काम है, सुनियोजित साजिश करने वालों को मौका आप लोग देते क्यों हैं? और जुगल किशोर जी को क्यों कहना पड़ रहा है चर्चा के बीच में कि नहीं कर पा रहे हैं आप लोग उनके लिए? जुगल किशोर जी ने जो विषय उठाया उसका बड़ा ही सिलसिलेवार तरीके से निर्मल जी ने उस विषय को रखा है। उन्होंने सही कहा, उन्होंने एक विषय पिछली सरकार का कहा कि माननीय अखिलेश जी ने और सफाई कर्मियों को जो है मानदेय बढ़ा दिया था। तो हमारी जो सरकार है केंद्र की और प्रदेश की, उस सरकार में किस प्रकार से, हम एक जाति वर्ग का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन जिस प्रकार से गरीबों को, वंचितों को, शोषितों के लिए और जातिवार अगर इसका विभाजन करके देखें तो स्टैंड अप इंडिया का जो कार्यक्रम लगाया है, निश्चित तौर से एसटी समाज और एसटी समाज के लिए उन्हें उद्यमी बनाने का, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने का शानदार प्रयास है। आयुष जी अगर आप देखेंगे तो इसमें 10 लाख 1 करोड़ तक का जो है ब्याज रहित लोन देने का काम है कि वो खुद से अपने आप पैरों पर खड़े हो सके। और इसके लिए भारत की सरकार ने सर्कुलेशन भी जारी किया है कि जो भी बैंक की शाखा है उसे कम से कम एक एसटी या एसटी को। प्रमोद जी देखिए, ये तो योजनाओं की बात हो गई। अभी अन्य पार्टी का कोई प्रवक्ता बैठा होता तो वो भी अपने समय की योजनाओं को गिनवा देता, लेकिन सवाल ये है ना कि ये योजनाएं तो खूब बनती हैं, लेकिन उसका फायदा अगर मिला होता, मैं सवाल तो यही पूछ रहा हूँ ना कि अगर उसका फायदा मिला होता तो जुगल किशोर जी खुद कहते कि हाँ ये योजनाएं बनाई तो उसका फायदा हमें मिला है, लेकिन फायदा ही तो नहीं मिलता ना, योजनाएं कागज में रखी रह जाती हैं। और उसके बाद होता यह है कि फिर जो अन्य लोग बरगलाने वाले हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकते हुए बरगलाते हैं, फिर आप कहेंगे कि साजिश है। वो योजनाएं पहुंच क्यों नहीं रही, सवाल मेरा ये है। और अगर पहुंच रही होती तो जुगल किशोर जी इत्तेफाक क्यों नहीं रख रहे हैं? जमीन पे उतर चुकी है। जिस प्रकार से हमारा जो दलित समाज था उसे समाज में हक मुहैया कराई है हमारी सरकार ने, 100% जो भी जिन लोगों को वंचित हुआ उसको बनवाने का काम हमारी सरकार ने किया है, पूरे परिरक्षण के साथ किया है। पिछली सरकारों से इस दिशा में आप तुलना करके देख सकते हैं। खुले में तो शौचालय बनवाने का काम किया है। अब आर्थिक रूप से सशक्तिकरण का विषय, जहाँ तक हमने स्टैंडअप इंडिया की बात की, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की इस योजना जो उज्ज्वला गैस योजना है उसका भी 100% अनुपालन हुआ है। जो लोग भी इसके लाभ के लाभार्थी थे उनको यह योजना मुहैया कराई गई। मनोज मिश्रा जी, चूंकि आपने योजनाओं का जिक्र किया, आपको क्या लग रहा है कि वाकई में ये धरातल पर उतरी है? क्योंकि निर्मल जी ने तो बहुत सारी योजनाओं को गिनवाया, वो तो डाटा भी लेकर बैठे हैं, कह रहे हैं कि इतना फायदा यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर ही लोगों को हो गया है। अगर इतना ही आर्थिक सशक्तिकरण है तो फिर जुगल किशोर जी क्यों कह रहे हैं कि उनको इसका लाभ नहीं मिला? चलिए मनोज जी, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंचे, मैं दोबारा आपके पास वापस आऊंगा। जुगल किशोर जी, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। जुगल किशोर जी, लालजी निर्मल जी तो कह रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं जिसका फायदा मिला है, और समाजवादी पार्टी का तो स्पेशल नाम लेते हुए कह रहे हैं वो तो वाल्मीकि समाज की सबसे बड़ी दुश्मन रही है, और आप कह रहे हैं कि आपने उस पार्टी ने कम से कम आपके बारे में सोचा, ऐसा क्यों? आयुष जी, बहुत सम्मानित लोग, बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। मैं छोटी सी बात शुरुआत कर रहा हूं और एक बहुत बड़ा मैसेज। जिस नाम से हम जाने जाते हैं गुरु वाल्मीकि जयंती, हम लोग इस दिन महर्षि वाल्मीकि जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, हमारी महिलाएं व्रत रहती हैं और हमारी सार्वजनिक अवकाश को बाबा योगी महाराज ने आते ही वाल्मीकि जयंती की छुट्टी खत्म कर दी। जिस छुट्टी को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी द्वारा किया गया था, हम कैसे कह लें कि ये हमारे लिए फेवर में है? आपने हमें कुछ दिया हो तो बता दीजिए, एक योजना का लाभ दिया हो। आपने जो हमें मिला वो हमसे छीन लिया, हमारे गुरु का सम्मान छीन लिया। आज अखबार उठा के देख लीजिए, टीवी चैनल खोल के देख लीजिए, दलितों की बेटियों पे हर जिलों में अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। ये कौन करा रहा है? ये करा कौन रहा है? जुगल किशोर जी यही बात तो कह रहे हैं। लालजी निर्मल जी कह रहे हैं कि आपको तो इतनी योजनाओं का लाभ दिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया और न जाने कौन कौन योजनाएं बताई कि उससे तो इतने उद्यमी पैदा कर दिए अनुसूचित जाति के उन्होंने। ये सारी योजनाएं कागज में ही है। इन योजनाओं पे आप किसी दिन सर्वे करा लीजिएगा मान्यवर, आप राजधानी लखनऊ में करा लीजिएगा या नोएडा में करा लीजिएगा, वाल्मीकि बस्तियों में आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। सफाई मजदूर
ये बड़ी बात आपने कही। चलिए इसका मैं जवाब लूंगा, दोनों ही लोग बैठे हुए यहाँ पे। लेकिन मनोज जी आपकी बात जुड़ी रह गई थी। और मुझे कह जी, जी। आयुष जी, मुझे 1 मिनट का समय और जी मैं आऊंगा आपके पास। एक बार मनोज जी की बात कंप्लीट हो जाए, मैं आपको फिर समय दूंगा। आयुष जो प्रवक्ता जिस मुद्दे की बात करें मैं उसी के जवाब दे देता हूँ। दरअसल अगर कांग्रेस का हम वर्जन लेंगे तो आजादी के बाद से लेकर अब तक वो भी दलितों के लिए बहुत कुछ करते रहे, लेकिन उसको आज भी दलितों पर के लिए वहां पर शिकायत है जहाँ उसकी सरकारें नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, जिस परिप्रेक्ष्य में हमने बहस आज आपने रखी हुई है। मायावती की सरकार के दौरान में बड़े पैमाने पर सफाई कर्मियों की भर्ती हुई, ग्राम पंचायत स्तर पर सफाई कर्मी रखे गए, लेकिन उसमें देखा जाए तो दलित समाज का कितना बड़ा हिस्सा है जो नहीं है, बाकी अन्य वर्गों से लोग उसमें भरे गए और नियुक्ति पर लोग काम कर रहे हैं। आयुष जी मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन में फेलवर होना ये बहुत बड़ा कारण है। और सभी दावे, अगर इतने बड़े बड़े दावे सारे लोग करते रहे, मैं इससे पहले बात कर लूं, चाहे अभी बीच में अखिलेश यादव की बात हो रही थी या मायावती जी की बात हो रही थी, कांग्रेस की बात हो रही थी, मौजूदा समय भारतीय जनता की पार्टी की बात थी। भाई प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगर वाल्मीकि समाज के वर्ग का महाकुंभ में उनका चरण वंदना करते हैं, पैर धुलते हैं, उसकी जरूरत है तो उससे बेहतर है कि उनको घर परिवार रोजगार मिले, उनके बच्चे पढ़े आगे बढ़े और समाज में उनकी जितनी हिस्सेदारी है हम उनको उतना दें। लेकिन आयुष जी बातें होती हैं, चुनाव आता जाता रहेगा, पार्टियां आती जाती रहेंगी और जिम्मेदारी है, मैं फिर कहना चाहूंगा, संविधान परक चीजों को अनुपालन करने के लिए। और उत्तर प्रदेश में देखिए दलित की घटना का जिक्र क्यों होता है, और तभी होता है जब चुनाव होता है। मुझे लगता है 365 दिन अगर इन घटनाओं का जिक्र हो तो इनको इतनी परेशानी नहीं होगी जितनी परेशानियों का सामना दैनिक जिंदगी में इनको करना पड़ता है। लालजी निर्मल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि जवाब भी दे दें, क्योंकि आप जिन योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं वो योजनाएं दरअसल पहुंच ही नहीं रही हैं नीचे तक। नहीं आयुष जी, मैं पहले तो मनोज जी की बात पे आपत्ति व्यक्त करूंगा। मनोज जी बुद्धिजीवी हैं और उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों की नियुक्ति में दलितों को जगह नहीं दी गई, दूसरे लोगों को भर लिया गया। आप क्या चाहते हैं कि हमारे लोग सफाई का ही काम करें? आप भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है, जो रिजर्वेशन का पैमाना है, क्या उसका उल्लंघन कर दें? देखिए, इस समाज को सफाई से इतर हम लोग ले जाना चाहते हैं और इसके लिए आपको पता है, मैं आपको बताता हूं, हमने जो हाथ से मैला उठाने का जो लोग काम कर रहे थे, प्रत्येक परिवार को 40,000 रुपए, प्रत्येक परिवार को लगभग 600 करोड़ रुपए हमने बांटे हैं। ऐसे लोगों के पुनर्वासन के लिए हमने योजनाएं शुरू की है। अगर वे 1 लाख रुपए से रोजगार करना शुरू करते हैं तो हम 50,000 रुपए अनुदान दे रहे हैं। तमाम लोग इसका लाभान्वित हो रहे हैं। और एक बात जो जुगल किशोर वाल्मीकि जी कह रहे थे, समाजवादी पार्टी ये आजम खान कहां थे अखिलेश यादव, जब रामपुर में जवाहर विश्वविद्यालय के नाम पे आजम खान ने 75 वाल्मीकि परिवारों के जमीन हड़प लिए थे, उन पे कब्जा कर लिया था, उनके मकान गिरवा दिए थे। वो वाल्मीकि परिवार के लोग नहीं थे क्या? मैं कहना चाहता हूं, तो कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाजवादी पार्टी और आजम खान, जुगल किशोर जी तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि वो लोग तो आपसे तंग आ गए। देखिए, भाई अगर समाज की फिक्र है तो कम से कम इसकी भी फिक्र कर लेते, जिसकी फिक्र वो कर रहे हैं। सुनिए, इसका जवाब सुनिए। यह अवकाश, देखिए मैं आपको बताऊं, जवाब सुनिए। अखिलेश यादव की सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस का अवकाश खत्म कर दिया। उस पे सवाल उठाया क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अवकाश समाप्त किए हैं जिनमें महापुरुषों का, वह इसलिए किया है कि उस दिन लोग आए, स्कूलों में लोग आने, कार्यालयों में लोग आने और उनके सेमिनार हो, महापुरुषों के बारे में लोग जाने।
इसलिए छुट्टियां समाप्त की गई हैं। और अंत में मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपके माध्यम से। ये आजम खान आखिर दलित विरोधी और अंबेडकर विरोधी क्यों है? आपके चैनल पे पहली बार आपके चैनल पर मैं खुलासा करना चाहूंगा। इस सरकार में दलित अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, ये देखिए क्या आजम क्या चाहते हैं? आप मेरी बात सुनिए। ये आजम खान अंबेडकर विरोधी क्यों है? वो डॉक्टर अंबेडकर को भूमाफिया क्यों कहता है? समाजवादी पार्टी दलित विरोधी क्यों है? ये देखिए, जनता पार्टी का दलित चेहरा ये है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का वॉल्यूम 15। इसमें वो राज छिपा हुआ है जिसके कारण समाजवादी पार्टी और आजम खान दलित विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है। चलिए, उनको तो आप साबित कर रहे हैं कि वो विरोधी हैं, अंबेडकर विरोधी हैं, लेकिन सत्ता में भाई आप मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आरोप क्यों लग रहे हैं? लालजी निर्मल जी आपके ऊपर क्यों आरोप लग रहे हैं? ठीक है, वो दलित विरोधी है, दलितों ने आपको उनके पहुंचा दिया, पहुंचा दिया। अब आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपके राज्य में भी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। सीधा आरोप तो लगा रहे हैं ना आपके ऊपर वो। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कोट कर रहा हूँ। मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कोट कर रहा हूँ। दलित समाज की बेटियां आजम खान ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया आयुषी, उसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? मोहम्मद अली जौहर के बारे में, मोहम्मद अली जौहर, मुझे लगता है आजम खान के ऊपर एक स्पेसिफिक डिबेट करते हैं, आपको बुलाते हैं, आराम से बताइएगा वो दलित विरोधी क्यों है। लेकिन आज आपसे नाराज है, इस बात को आप एक्सेप्ट करें, इस बात को आप एक्सेप्ट करें। आजम खान पर किसी और चर्चा कर लेंगे हम, डिबेट करते हैं आजम खान के ऊपर। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, ठीक है। लालजी निर्मल जी, देखिए आजम खान को इतना समय नहीं दिया जा सकता है। आजम खान जेल के अंदर हैं। मनोज मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मनोज मिश्रा जी। बिल्कुल, एक्चुअल में आयुष जी, लाखों करोड़ों लोग आपका चैनल देखते हैं। निर्मल साहब ने मेरी बात को कहा कि मनोज जी गलत कह रहे हैं, मैं जरा संशोधन करना चाहूंगा। मेरा आशय बिल्कुल नहीं था कि उस भर्तियों में इनको जगह नहीं, मैंने गलत नहीं कहा, मैंने संशोधन किया। निर्मल साहब पहले मेरी बात सुनिए। दरअसल मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जिन भर्तियों को 65,000 भर्तियां हुई तो उनके लोगों को सैलरी 16,000 से कहीं ज्यादा मिल रही है। उसमें वाल्मीकि समाज के अलावा बाकी बहुत सारे लोगों को जगह दी गई थी। मेरा ये आशय था। दूसरी बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, और आजम खां पर डिबेट बात कर लेंगे। आयुष जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सारी पार्टियां अगर इतनी चिंतित हैं दलित समाज के उत्थान के लिए, तो फिर कारण क्या है कि आज उनकी स्थिति 70 साल बाद भी वहीं पर है? मेरा बस ये कहना है कि भैया उनको उनका अधिकार दीजिए, संविधान परत अधिकार दीजिए। और जहां पर जमीन, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या की बातें आती हैं, दलित को दलित के बजाय अगर उनके संविधान के हिसाब से न्याय मिलेगा, मुझे लगता है ये दूरियां दूर हो जाएंगी, अपने आप खत्म हो जाएंगी। प्रमोद जी भाई जवाब दीजिए, दलित क्यों नाराज आपसे नजर आ रहे हैं? आप तो कह रहे हैं आप योजनाएं बना रहे हैं, इतना उनका फायदा कर रहे हैं, लेकिन दलित आपसे खुश तो नजर नहीं आ रहा। योगी आदित्यनाथ के ऊपर तो सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं। इन्होंने दलितों के साथ छल किया है, धोखा दिया है। ठीक है, जुगल किशोर जी ने आ रहा हूँ, एक बार जरा प्रवक्ता है हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद तिवारी, उनकी बात को सुन लेते हैं। प्रमोद जी, ये दलित क्यों नाराज है इतना आपसे? और आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। हम सबका साथ सबका विकास के मंतव्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं और दलित कहीं भी हमसे नाराज नहीं है। झूठा नारा है, सबका साथ सबका विकास आयुष जी के साथ खड़ा है। झूठा नारा है ये। प्रमोद जी भाई, इनको कन्विंस करिए ना। जुगल किशोर जी को बताइए आपका सबका साथ सबका विकास कैसे हो रहा है? नहीं, आपकी बेटी जुगल किशोर जी क्यों नहीं उस चीज से कन्विंस हो पा रहे? क्यों विरोध जता रहे हैं आपकी बात आप का? अपनी बेटी को पढ़ाओगे, डॉक्टर बनाओगे, इंजीनियर बनाओगे, हमारी बेटी घास काटने जाएगी तो उसकी इज्जत लुटी जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। शक्ति के साथ हमारी सरकार निकल रही है। अगर किसी ने भी इस प्रकार का प्रयास करने के या कानून को हाथ में लेने का काम किया है, उसके साथ हमारी सरकार ने शक्ति से निपटने का काम किया है। जुगल किशोर जी, मैं कहना चाहता हूँ अपने दृष्टिकोण को थोड़ा व्यापक रखें। आप जो पक्ष रख रहे हैं किसी एक पार्टी का रखे, आप समाज
हमारी सरकार हिसाब से नहीं चलती है, अपने व्यापक दृष्टिकोण के साथ। चलिए प्रमोद जी ठीक है, प्रमोद जी ठीक है, मनोज जी की बात का जवाब दे दीजिए। अगर इतनी ही चिंतित आप लोग हैं, इतनी चिंता कर रहे हैं, तो आज भी स्थिति ऐसी क्यों है इस समाज की? परिवर्तन तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि हम लोग उसको देख पाए कि हाँ ये परिवर्तन हो गया है। योजनाएं तो बहुत बनाई है, योजनाएं आपने भी बनाई, पहले की सरकारों ने भी बनाई, लेकिन चिंतित अगर आप ज्यादा हैं उन सरकारों से तो वो दिखना भी तो चाहिए, वो दिख क्यों नहीं रहा? हमने सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनाई, उसका क्रियान्वयन भी कर रहे हैं। निश्चित तौर से सतत जो क्रमिक जो विकास होता है उस स्तर से विकास भी हो रहा है और परिवर्तन दिखाई पड़ने बहुत समय लगता है, परिवर्तन हो रहा है। और पहले और आज की स्थितियों में आप तुलना कर सकते हैं, परिवर्तन दिख रहा है। किस तरह से परिवर्तन, जरा हमें भी बता दीजिए। हम लोग परिवर्तन ढूंढ रहे हैं, परिवर्तन आप देखना नहीं चाहते, आप जिस चश्मे के साथ समाज को देख रहे हैं उसमें आपको ये परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ेगा। बता दीजिए ना, वो कौन योजना है जिसका फायदा मिल गया उत्तर प्रदेश के अंदर वाल्मीकि समाज को? कुछ बताइए जिसको मैं काउंटर कर सकूं कि हाँ भाई ये फायदा मिला है। किशोर जी बताएं कि उनको नहीं मिला, अगर मिला तो क्यों नहीं मिला, बताइए। पूरे उत्तर प्रदेश में एक नौकरी निकाली चाहते हैं तो वो समाज एक सफाई कर्मी के रूप में ही रहे। इनको दृष्टिकोण अपना व्यापक करना चाहिए। हमारा जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा व्यापक है, हम उससे आगे जाके योजनाएं लागू कर रहे हैं। आर्थिक रूप से उनको सबल करना चाहते हैं, सामाजिक रूप से उनको सबल करना चाहते हैं, ऐसा हमारी सरकार का प्रयत्न भी है और निरंतर हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। जुगल किशोर जी, जी आप अपना दृष्टिकोण व्यापक करिए, ये बात कही जा रही है क्योंकि आप लग रहा है कि एक पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, ऐसे आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। मैं एक समाज का एक जागरूक सेवक के रूप में आपके समक्ष ये बात रख रहा हूं। जैसा आपने टॉपिक शुरू में शुरू किया था, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। मैं बिल्कुल धर्मांतरण के खिलाफ हूं। हम चाहते हैं हमारे समाज को न्याय मिले, उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले, लेकिन जब लोग विवश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से अपने समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि धर्मांतरण बिल्कुल गलत चीज है। आप लोग अपने आप को इतना मजबूत करिए, इतना शिक्षित करिए कि जो बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया है, उन अधिकारों को अपने हक से, अपनी ताकत से, एकता से उन अधिकारों को प्राप्त करिए। मैं अपने समाज के प्रति जागरूक रहता हूं और जहां भी कोई घटना होती है मैं सरकार तक वो बात पहुंचाने का काम करता हूं। आप बताइए आयुष जी, हम समाज के प्रहरी हम इतना ही तो कर सकते हैं, सरकार तक बात पहुंचा दें। 3.5 साल हो गए हैं, प्रमुख सचिव बैठे हैं, वहां तक कागज पहुंचाया, मुख्यमंत्री तक दर पर कागज पहुंचाया, आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। चलिए जुगल किशोर जी देखिए, जुगल किशोर जी आप बात पहुंचा रहे हो, बात आपकी पहुंच भी रही है। अब सवाल ये है और देखना ये है कि इस पर आगे सरकार कितनी संजीदगी से सोचती और करती क्या है, क्योंकि आखिर तो चुनावों में जाना है और फिर आप लोगों को ही वोट करना है, इसलिए सोच समझ लीजिए सब कुछ। बहुत जल्दी से मनोज जी आपका एक फाइनल कमेंट चाहूंगा। मनोज जी, जहां से चर्चा की शुरुआत हुई थी मैं वहीं पर आऊंगा। मनोज जी, ये कह देना कि ये जो घटनाएं हुई, ये सोची समझी साजिश है, क्या ये आपको लगता है या इससे बचने का तरीका है? मैं बताऊं, ये घटनाएं किसी तरीके की कोई साजिश नहीं। मैंने 1 मिनट सुन लिए भाई, चाहूंगा हाथरस या बाकी इस तरह की जो जघन्य घटनाएं ये किसी समाज का आईना नहीं हो सकती है, न ही किसी सरकार के लिए कोई मापदंड हो सकती है, बल्कि ऐसी घटनाओं का भर्त्सना की जाए, कानूनन उसमें जो आरोपी या अपराधी उनको सजा दी जाए और समान वैचारिकता का हम समाज कायम करें। लोग आज 21वीं सदी में आ चुके हैं और अब आयुष में फिर कहना चाहूंगा कि ये घटनाएं उदाहरण नहीं बन सकती हैं। हजारों लाखों घटनाएं प्रदेश में ऐसी भी हैं जिसमें सामाजिक समरसता के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। इन घटनाओं में मजम्मत सबको करनी चाहिए और दलित समाज हमारे अंग में बसा हुआ है पहले से भी, और अभी हम उनको एहसान करने के बजाय हम उनको साथ में लेकर चले, ज्यादा बेहतर। चलिए अब आपकी इसी बात के साथ समाप्त करना होगा आज की चर्चा को। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब वाल्मीकि समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं ये फिर सोची समझी साजिश है या फिर कोई और वजह, ये सरकार को खोजना है, लेकिन उनको मुख्य धारा में कैसे लाना है इस पर भी फोकस होना चाहिए ताकि जो आरोप लग रहे हैं उस आरोपों से बचा जा सके। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।